चलिए, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन और वेलकम ऑन संडे। आप लोग की नींद थोड़ी सी हम लोगों ने ख़राब करी है, बट ठीक है, इसका फ़ायदा ज़रूर आपको होगा। बिफोर स्टार्टिंग क्लास, टुडे इज़ वर्ल्ड मेडिटेशन डे। सो हम लोग स्टार्टिंग में, वैसे हम हर क्लास को लोकेंद्र मेडिटेशन से ही शुरू करते हैं। कोई भी क्लास हम लोग लेते हुए भी आए तो पहले 30 सेकेंड साइलेंस करते हैं, बट आज वर्ल्ड मेडिटेशन डे तो हम इसको और अच्छे से करेंगे। ठीक है। सो आप 1 मिनट के लिए अपने पास जो भी आपके हाथ में है वो आप लीव कंफर्टेबल बैठ जाइए। बैग है, बुक है, आप उसको थोड़ा साइड कर दीजिए। जो ऐसे बैठ, थोड़ा सेपरेट होके बैठ, थोड़ा पीछे सेकंड बेंच वाले थोड़ा सा सेपरेट होके बैठ। क्लोज योर आईज। अफर्म आई एम अ पॉजिटिव बीइंग। मेरे अंदर एक असीम पॉजिटिविटी है। मेरा फोकस बहुत अच्छा है। मेरी मेमोरी बहुत शार्प है। मैं हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिटेन करता हूँ। मेरी बुद्धि एकदम एकाग्र है। मेरा फोकस पीक पर है। आने वाले दिनों में मैं अपनी लाइफ का एक सबसे बड़ा एग्जाम्स, बोर्ड्स एग्जाम लिखूंगा। मैं अपने आप को एग्जाम हॉल में देखता हूँ। जिस बेंच पे आप बैठे हैं, समझिए वो आपके एग्जाम हॉल वाली बेंच है। पेपर मेरे सामने है। मुझे हर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आता है। मैं कॉन्फिडेंट हूँ, डरा हुआ नहीं। मैंने जो पढ़ाई करी है उसका फल मुझे आज मिल रहा है। मेरा एग्जाम्स बहुत अच्छा जा रहा है। देखें, देखें अपने आप को उस एग्जाम हॉल में। मैं हर आंसर एक्यूरेटली लिख रहा हूँ। मेरा कॉन्फिडेंस, मुझ में वो एनर्जी, मेरे चेहरे पे वो खुशी मेरे अंदर है। भगवान का साथ मेरे साथ है। मेरे माता पिता की दुआएं मेरे साथ हैं। मेरा एग्ज़ाम बहुत बहुत अच्छा जा रहा है। अब आ जाएं रिजल्ट वाले डे पर। मन में एक चिंता, बट मेहनत पर विश्वास है। मैंने जो मेहनत करी है उसका फल मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है। मैंने जो रिजल्ट सोचा है, मन में 2 नंबर के फिगर को लिखें। जो भी आप परसेंटेज देखना चाहते हैं, 90, 91, 85, और फिक्स कर लीजिए। मुझे अपने रिजल्ट पर यही 2 डिजिट चाहिए। मैं इनको ज़रूर अचीव करूँगा। मैं कॉन्फिडेंट हूँ, पॉजिटिव हूँ। ओपन योर आइज, रब योर हैंड, कीप ऑन योर फेस। चलिए, सो वेलकम बैक एंड शुरू करते हैं शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। वैसे कल आपने जो मेन चैप्टर देखा था वो चैप्टर आपका मेनली हो चुका है। अब आपके पास क्या है, सेकेंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर। इसको अपन बहुत आराम से देखेंगे। सर, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट के अंदर वही सारी मेजर मेजर चीज़ें हैं। इसमें ये बोलता है आप इक्विलिब्रियम को कब टच करेंगे। इक्विलिब्रियम को टच आप जब करेंगे
कहता है कि आपका इक्विलिब्रियम कब होता है। इक्विलिब्रियम खैर आप बहुत बार सुनते हुए आ रहे हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जहां सारी चीजें इक्वल हो जाती हैं। सर कौन सी चीजें? यहाँ पे दो लेवल पे इक्विलिब्रियम है, जब एडी एएस के इक्वल है। जब एडी एएस के, आप मुझे बता दीजिए गौरव, एडी का जो फॉर्मूला कल हम लोगों ने देखा था वो क्या था? सी प्लस आई, सी प्लस आई। और एएस का क्या देखा था? सी प्लस एस, सी प्लस एस। तो सी प्लस आई, सी प्लस एस जब इक्वल हो जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडीएस। क्या बोलते हैं बेटा? लोकेंद्र इससे एक और निकल के आता है, सी से डिलीट कर दीजिए तो हो जाता है एस इज इक्वल टू आई। एस इज इक्वल टू मतलब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है और सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल है। दो लेवल पे आपको इक्विलिब्रियम को पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद और आगे बढ़ा जाए सर, मैंने आपको मेजर सारी चीजें बता दी हैं। कल ये वाला चार्ट ऑलरेडी डिस्कस हो चुका था, मतलब इन चैप्टर्स में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मेन होता है फर्स्ट चैप्टर, उसके बाद ये चैप्टर, इसके बाद वाला चैप्टर बहुत आसान है। ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका था। एक मिनट के लिए आप देख लीजिए, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट जो आपको नहीं आता है जो कल नहीं पढ़ाया गया, देख लीजिए एक बार टेबल, फिर अपन आगे की बात करते हैं। Y ऑलरेडी डिस्कस, C ऑलरेडी डिस्कस, S ऑलरेडी डिस्कस, I ऑटोनॉमस जो कांस्टेंट होता है, AD डिस्कस, AS डिस्कस। कल ऑलरेडी हम लोगों ने ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली थी। ऐसा कोई जिसको इनमें डाउट? बोलो यस और नो। नहीं। इसके बाद और आगे बढ़ा जाए सर, इसके बाद देखते हैं। एडी का मैं ऑलरेडी बता चुका था, कल मैंने आपको बताया था एक्स एंटे सेविंग, एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट। एंटे का मतलब क्या था? डिजायर्ड की एक्चुअल? डिजायर्ड। तो एंटे का मतलब था डिजायर्ड, डिजायर्ड। सर ये तो कल ही डिस्कस हो गया, बिल्कुल हो गया। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। एक्स पोस्ट भी मैंने कल ही बता दिया था। पोस्ट का मतलब एक्चुअल की डिजायर्ड? एक्चुअल। एक्स पोस्ट था, मैंने आपको बोला था जो भी पोस्ट करते हैं फोटो खींचने के बाद उसको पोस्ट किया जाता है, मतलब वो हो चुका इवेंट, उसको उसके बाद पोस्ट करूंगा, इसका मतलब है पोस्ट का मतलब एक्चुअल। पोस्ट का मतलब एक्चुअल। राम समझ में आ रहा है क्या? आगे बढ़ते हैं बेटा। ये एस और आई बता दिया, वाई इक्वल टू सी प्लस एस ऑलरेडी बता दिया, टेबल ऑलरेडी डिस्कस कर ली। मेन में जो आपको बताना चाहता हूं और जिससे क्वेश्चन बनने का, मैंने कल एक बार बोला था आपको, मीत को याद होगा, सी इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। ये वाला क्वेश्चन ऐसा कोई सैंपल पेपर नहीं जिसमें मैंने नहीं देखा। सेकंड अगर कुछ पूछने लायक है वो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। वो क्या है बेटा? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहले मैं आपको क्या बताऊंगा, पहले मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल बताऊंगा, इसके अपन वर्किंग पे चलते हैं। मुझे कोई खाली जगह, हाँ नोट्स में मिल जाएगा, सुनिएगा। इसको अपन बहुत ध्यान से देखते हैं सर। एक 100 CR का एक फ्लाईओवर बना। 100 CR का क्या बना बेटा? फ्लाईओवर। उससे एडिशनल 100 CR की क्या निकल के आई? इनकम निकल के आई। क्या निकल के आई बेटा? इनकम। 100 CR का आपने फ्लाईओवर बनाया और उस 100 CR से आपको कितने की इनकम हुई? 100 CR। वैसे जरूरी नहीं होता लोकेंद्र जितना लगाया जाए उतनी इनकम होती है, बट मैंने कल भी सिखाया था, कोई चीज सीखने के लिए मीत हमको किसी किसी चीज को कांस्टेंट समझना पड़ता है। आपको सच बता देता हूँ बेटा, रियल लाइफ में और बुकिश लाइफ में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। बहुत सारी चीजें आप जो बुक में पढ़ते हैं रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, बट आदित्य कुछ कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको किसी चीज को कांस्टेंट मानना पड़ता है। तो 100 CR की जो आपका फ्लाईओवर था उससे आपको कितनी इनकम हुई? 100 CR। कितने की हुई बेटा? 100 CR। आपने इसके दो पार्ट करे, मैंने आपको कल भी बताया था, आपकी जब इनकम होगी तो आप उसके दो पार्ट करेंगे, एक होगा कंजम्पशन और एक होगा सेविंग। तो आपने क्या करा, इसके 10% को आपने सेविंग कर दिया। क्या कर दिया बेटा? सेविंग। 100 CR का 10% कितना होता है गौरव? कितना होता है? 10 करोड़। 10 करोड़। और सर आपने कंजम्पशन करा। कंजम्पशन का मतलब होता है बेटा वापस से इन्वेस्ट करना। वापस से क्या करना? वो करा आपने 90%, जिसको आप बोलेंगे एमपीसी। क्या बोलेंगे बेटा? आपने 90 करोड़, एक मिनट, आपने 90 CR क्या कर दिए? वापस से इन्वेस्ट कर दिया। वापस से इन्वेस्ट कर दिए। फिर दिव्यांशी इस 90 करोड़ से आपको फिर 90 करोड़ की ही इनकम हुई। फिर आपने 90 करोड़ का दो पार्ट करें, आपने 10% सेविंग करी। क्या करी? 10%। 10% कितनी होगी? 9 CR। और आपने फिर कंजम्पशन करा। कंजम्पशन मतलब वापस से इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट किया कितना? 90%, विच इज कॉल्ड 81 CR। 81 CR से फिर आपको 81 CR की क्या हुई? इनकम हुई। फिर आपने इसके दो पार्ट करे, 10% आपने सेव करा और 90% आपने फिर क्या करा? एमपीसी करा। क्या करा बेटा? एमपीसी। बोलो यस और नो। ये सर प्रोसेस चलती जाएगी। कब तक चलती जाएगी? जब तक ये 100 करोड़
जब तक ये 100 करोड़ लगाने से, देखो आपको 100 करोड़ से 100 करोड़ की इनकम हुई, बोलो। फिर हुई सेकंड लेवल पे 90 करोड़, कितनी हो गई 190। फिर हुई थर्ड लेवल पे 81 सीआर, 190 और 81 271, 271। ये प्रोसेस कब तक कंटिन्यू होगी? जब तक ये 100 सीआर 1000 सीआर ना हो जाए। 1000 सीआर, इसको कहते हैं अवनी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट आप जितना लगाते हैं उससे जितना आया फिर आपने लगाया, फिर वो जितना आया फिर लगा दिया। एक एग्जांपल मैं आपको अपने घर का बता देता हूँ। जैसे बहुत हमें आज भी ध्यान है, एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है, मम्मी ने बताया था, एग्जैक्टली नहीं पता, मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाना चाह रहा हूँ कि 5000 की उन्होंने एक एफडी करवाई थी। क्या करवाई थी? एफडी। मान लीजिए इस पे 10% का रिटर्न था, तो ये 5000 पे 500 रुपए ऐड हुए, 5500 हो गए। कितने हो गए? इसकी वापस से एफडी कराई और इस पे 10% का रिटर्न था, 5500 का 10% 550, ये हो गया 6050। मैं सही बोल रहा हूँ? 6000। 5000 लगाने पे अभी आपका रिटर्न कितना हो गया? 6050। 6050 फिर वापस से एफडी बनाई 10% पे, तो ये कितना हो गया? 605। 6050 प्लस 605 कितना हुआ? कितना? 6655। 665 में फिर इन्वेस्ट करा 10%। मतलब आदित्य ये हमको समझ में आ रहा है कि हम 5000 से अभी कहाँ पहुंच गए? 6655 पर। कहने का मतलब इसको बेटा फर्स्ट बेंच कहा जाता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्या कहा जाता है बेटा? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। बोलो यस और नो। तो बेटा यही प्रोसेस आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ। ऐसा मैं समझता हूँ कि ये बेटा, इसको आपने और कहाँ सीखा है सर? इसको मैं समझा देता हूँ। इसको आपने बैंकिंग वाले चैप्टर में समझा है। कौन से वाले चैप्टर में? बैंकिंग। बैंकिंग में आपने, आप में से किसने मनी मल्टीप्लायर, खैर मैंने समझाया भी था, मनी मल्टीप्लायर की पूरी प्रोसेस सेम ऐसी की ऐसी है। एक एग्जांपल मैं वापस से ले लेता हूं। 1000 रुपए बैंक के पास आते थे, बोलो 1000 रुपए किसके पास आते थे? बैंक के पास। वो अपने पास 20% रिजर्व रखता था, 80% लोन दे देता था, मतलब 800 का लोन दिया, ये 800 वापस से आ गया बेटा। फिर से 800 का 20% अपने पास रखा और 80% दे दिया। याद आया? इसको आप LRR कहते थे बेटा। सेम प्रोसेस इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है। सेम प्रोसेस क्या है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला है बेटा, बहुत क्या, डेल्टा अपॉन में डेल्टा एल की डेल्टा आई। इट्स डेल्टा आई, ये डेल्टा आई है, ये डेल्टा आई है। वो वर्ड्स का वो पड़ गया, उन्होंने इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बोला है। मतलब बेटा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन, मैंने कल भी बताया था क्लास के अंदर कि बेटा इनकम के साथ आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है। चैट के ऑप्ट आ रहा है, कभी नहीं आ रही, यस क्या? हाँ बेटा आपके मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं, मुकुल मिल रहे हैं और एक हे क्रिएटर है, आपके भी मिल रहे हैं। मिल रहे हैं बेटा मुझे, आप लोग के चैट मिल रहे हैं। बट ऐसा करिए बेटा, जो जेन्युइन मैसेजेस हो प्लीज वही करिए, अदरवाइज वो फिर मुझे उधर ध्यान देना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं जैनम। तो बेटा इसका मतलब क्या? चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। बेटा ये चेंज इन इन्वेस्टमेंट है, तो ये कौन सा इन्वेस्टमेंट होगा? ऑटोनॉमस की इंड्यूस? इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, इंड्यूस। क्योंकि रियल लाइफ में कौन सा चलता है बेटा? इंड्यूस। और अपन ने ऊपर कौन सा सीखा था? ऑटोनॉमस। ये अपन ने ऊपर कौन सा सीखा? एक मिनट में बता भी देता हूं। ये कौन सा इन्वेस्टमेंट सीखा आदित्य? जो कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट होता है उसको बोलते हैं ऑटोनॉमस। क्या बोलते हैं बेटा? ऑटोनॉमस, जो सेम चलता है। लेकिन रियल लाइफ में तो गौरव ऐसा होता नहीं है ना बेटा। मेरी इनकम बढ़ते जाएगी तो मैं इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाते जाऊंगा ना, कि इन्वेस्टमेंट भी वही रखूंगा, बढ़ाते जाएंगे। तो बेटा ये चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट होता है, ये हो गया इंड्यूस। देखो यहाँ लिखने का मतलब नहीं था स्नेहा, फिर भी मैं बेटा अपने कॉन्सेप्ट में, अपने लेवल पे मैं ऐसा कम समझता हूँ कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं समझता हूँ मैं पढ़ रहा हूँ अभी भी, अभी जब ये पढ़ा रहा हूँ तो मैं अपने लेवल पे भी अपने नोट्स ऐसे भी बनाते रहता हूँ। तो ऐसे आपको भी बनाना चाहिए। अथर्व, अथर्व क्या बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं ना? हाँ आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद इसका एक और इसके 2 फॉर्मूले और सीख लीजिए। ये तो आपने सीख लिया बेटा, ये तो सीख लिया। चलिए, और बेटा इन्वेस्टमेंट को आप और क्या तरीके से लिख सकते हैं? डेल वाई माइनस डेल सी। सर ये कब बता दिया आपने डेल वाई? अरे आराम से मैं आपको बताता हूं, सुनना। ये आपने कल ही सीख लिया था, लेकिन आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं, सुनिएगा। क्या कल मैंने ये वाला फॉर्मूला बताया था? वाई इक्वल टू सी प्लस एस। बोलो, अरे बोलो, y इक्वल टू सी प्लस एस। अभी ऊपर आपको बताया s इज इक्वल टू आई। बोलो,
तो क्या सर मैं एस की जगह आई लिख सकता हूं, मतलब y इक्वल टू सी प्लस आई लिख सकता हूं क्या? आपको कोई प्रॉब्लम है अगर मैं एस की जगह आई लिखूं तो? बोलो ना, नहीं है। बेटा क्या मैं डेल्टा डेल्टा और डेल्टा लिखूं तो आपको कोई प्रॉब्लम है? तीनों मैंने डेल्टा डेल्टा कॉमन लिख दिया, बोलो ना। मीत कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। मीत में डेल्टा आई को इधर ही रहने दो, क्या मैं डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी लिखूं, मतलब इस सी को मैं उधर ले जाऊं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। तो बेटा ये हो गया डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी इक्वल टू डेल्टा आई। बोलो, डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी इक्वल टू डेल्टा आई। बेटा डेल्टा वाई की जगह वही लिखा हुआ है, डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी। हर चीज कॉन्सेप्ट से याद करनी है, रट के कुछ नहीं। डेल्टा आई की जगह क्या लिख दिया, डेल्टा वाई मैंने और लिखा है ना बेटा बीच में क्या लिखा है? या तो मैं ये लिख लूं या तो मैं ये लिख लूं, लेकिन पता होना चाहिए कि ये क्यों लिख रहे हैं, रटने से नहीं। कई बच्चे रट लेते हैं, जो रट लेते हैं वो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, उनको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट समझिए, अभी भी नहीं आया ना, 20 क्लास में हाथ उठाइए और अभी भी पूछ लीजिए समझ में आया क्या? किस कोई ऐसा जिसको नहीं समझ आया उसके लिए वापस भी रिपीट करने को रेडी हूं। एक बार वापस बताएं, ये तो फॉर्मूला भी बता दिया, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा ई, चेंज इन इनकम। ये कल आप आए थे क्या? तो मैंने फॉर्मूला बताया था, इनकम इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। एग्जाम्पल मैंने बताया था, मेरी 1 लाख इनकम है। कितनी इनकम है? मैं 50,000 कंजम्पशन करता हूँ और 50,000 सेविंग करता हूँ। कोई प्रॉब्लम? तो इनकम का फॉर्मूला क्या हो गया? सी प्लस एस। क्या हो गया बेटा? इसमें कोई प्रॉब्लम है? ये तो रियल लाइफ का बताया आपको, सी प्लस एस। बेटा अभी मैंने आपको ऊपर सिखाया था, अभी जब हम ये चैप्टर शुरू किया था तो मैंने बताया था आपको ए डी इक्वल टू ए एस, ए डी इक्वल टू, और ए डी का फॉर्मूला कल बताया था सी प्लस आई। क्या बताया बेटा? सी प्लस आई, सी प्लस आई बताया। और ए एस का बताया सी प्लस एस। क्या बताया? सी से सी कट कर दिया तो एस इज इक्वल टू क्या हो गया? ये बताया एस आई के बराबर है। सच बता रहा हूँ, रियल लाइफ से मान के चलिए, जो ही सेविंग होती है वो इन्वेस्टमेंट होता है। एक एग्जांपल, अभी मैं घर देख रहा हूँ, एक प्रैक्टिकली भी देख रहा हूँ, आपकी क्लास के बाद भी मुझे 2 घर देखने जाने हैं। मैं अपना पर्सनल अभी पेरेंट्स के लिए एक घर मैं देख रहा हूँ, तो वो मुझसे ये पूछते हैं सर आपका बजट क्या है, तो मैं अपना बजट एक टेंटेटिव बता देता हूँ। बेटा ये बजट का मतलब है मैं कितना इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये इन्वेस्टमेंट होगा ना मेरा एक घर। बोलो यस और नो। बेटा ये इन्वेस्टमेंट कब होगा? जितनी मैंने सेविंग करी होगी उतना ही मेरा इन्वेस्टमेंट होगा। हाँ मैं लोन पे भी ले रहा हूँ, लेकिन बेटा मेरा इन्वेस्टमेंट मेरी किस पे डिपेंड है? सेविंग पे। किस पे डिपेंड है? सेविंग पे। बोलो, तो रियल लाइफ में भी सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर ही होती है बेटा, ठीक? तो एस इज इक्वल टू आई हो गया, ये बात पक्की बेटा। अब मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया वाई इक्वल टू सी प्लस एस। क्या बताया अथर? y इक्वल टू सी प्लस एस बताया, ये वाला बताया ना बेटा, जिसको मैंने ऐसा करके रखा है y इक्वल टू सी प्लस एस। अब बेटा मैंने बोला s इज इक्वल टू आई है, s क्या है? तो क्या ये s की जगह मैं बेटा i लिख सकता हूं क्या? तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया y इक्वल टू सी प्लस आई। बोलो कोई प्रॉब्लम? सी प्लस एस था, मैंने s की जगह क्या लिख दिया? कोई प्रॉब्लम यहां तक? नहीं। सबके आगे बेटा मैंने डेल्टा डेल्टा और डेल्टा लगा दिया, कॉमन लगाया, सभी में लगा दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब बेटा सुनो, जब y इक्वल टू सी प्लस आई हो सकता है तो डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा आई हो सकता है। सभी के आगे डेल्टा डेल्टा, डेल्टा मतलब चेंज होता है। तो अगर मुझे बेटा डेल्टा आई निकालना है तो क्या मैं सी को उधर माइनस में भेज दूं क्या? तो बेटा ये हो गया डेल्टा y माइनस डेल्टा सी इक्वल टू डेल्टा आई। बोलो नहीं आ गया? तो डेल्टा आई की जगह बेटा मैंने लिख दिया डेल्टा y माइनस डेल्टा सी। बोलो अरे ठीक है, यस और नो? यस सर। बस एक और फॉर्मूला इसका सीख लीजिए बेटा। इसका एक फॉर्मूला क्या बताया? डेल्टा y अपॉन डेल्टा आई, यही फॉर्मूला बताया, पहला फॉर्मूला। इसी को अपन ने दूसरे तरीके से क्या लिखा? डेल्टा y अपॉन डेल्टा y माइनस डेल्टा सी, यही लिखा। एक मिनट, डेल्टा सी, बोलो यही लिखा। तीसरा फॉर्मूले पे आ जाइए बेटा, मतलब सेकंड, इसी को फर्स्ट मान लीजिए, सेकंड पे आ जाइए 1 अपॉन एमपीएस, 1 अपॉन एमपीएस। और एमपीएस को रहे तो अपन कैसे लिख सकते हैं? 1 माइनस एमपीसी। अथर्व एक फॉर्मूला बताया बेटा, दूसरा वाला 1 अपॉन एमपीएस। क्या बताया? 1 अपॉन एमपीएस को 1 माइनस एमपीसी लिख सकता हूं क्या? कैसे लिख सकते हैं बेटा? नहीं रेसिप्रोकल तो होता ही नहीं बेटा। एमपीएस को 1 माइनस एमपीसी, ये एमपीएस को मैंने 1 माइनस एमपीसी कैसे लिख दिया? क्योंकि कल भी बताया था एमपीसी प्लस एमपीएस राम इक्वल टू 1। तो एमपीएस को क्या लिख सकता हूं?
एमपीएस को लिख सकता हूँ 1 माइनस एमपीसी। क्या लिख सकता हूँ राम? अपन ने एमपीसी को उधर भेज दिया ना बेटा, उधर, तो 1 माइनस एमपीसी हो गया ना। तो एमपीएस लिखिए या 1 माइनस एमपीसी लिखिए, बातें की है। नहीं आ रहा है? अरे बोलो। थर्ड बेंच, हाँ हाँ, नहीं थर्ड बेंच मतलब आप थर्ड थर्ड पर्सन। आया क्या आपको? आ गया क्या? इधर आया? ठीक है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बातें हैं लेकिन ठीक है, समझ लेंगे अपन। अरे आया कि नहीं आया? वापस बोलिए तो वापस समझाऊं। अथर्व आया कि नहीं आया? शर्माना नहीं, अपना सरनेम भी शर्मा नहीं है तो ज़्यादा शर्माना नहीं, ऐसे ही बोला। चलिए बोलो, राम आ रहा है क्या समझ में? बस बेटा ये मल्टीप्लायर की कहानी है, मैंने आपको अभी बताया था बेटा, सुनिए जो आपको मैंने बताया। ये मल्टीप्लायर अगर आ जाए तो मल्टीप्लायर को पहले आपको एक्सप्लेन करना होता है और मल्टीप्लायर की टेबल बनानी होती है। प्रभाव वापस से समझेंगे। 100 आपने इन्वेस्ट किए थे, 100 क्या किए थे जसप्रीत समझो ना, 100 आपने क्या किए थे, कहाँ करे थे? फ्लाईओवर बनाया था अपन ने 100 करोड़ का, अभी आपको एग्जाम्पल बताया। बोलो यस और नो। आदित्य इधर ध्यान दो बेटा, वो सब बाद में भी किया जा सकता है, इधर ध्यान दीजिए बेटा। अपन इसके लिए तो आए यार इतना दूर से, वरना आए क्यों? चलो अपन समझने आए, नहीं समझ आए वापस पूछे, मैं वापस समझाऊंगा। तो बेटा आपने 100 इन्वेस्ट करा, 100 से आपको क्या मिल गई? 100 की इनकम मिली। क्या मिली? इनकम। अब इसने क्या किया? 50 सेव करा और 50 सेव करा और 50 वापस से लगा दिया। अपन ने 90 लगाया था, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। इस 50 से आपको कितनी वापस से इनकम हो गई बेटा? 50। उसमें आपने फिर 25 रखा और 25 को लगा दिया, 25 से फिर 25 की इनकम हो गई। बोलो, उसमें 12.5 रखा, 12.5 को फिर लगाया, 12.5 से फिर 12.5 की इनकम हो गई। उस 12.5 से 6.5, 6.25 रखा, 6.25 फिर लगाया, 6.25 फिर लगाया। समझ में आ रहा है? कुछ रखते हैं कुछ वापस लगाते हैं, जितना लगाते हैं उतनी इनकम वापस होती है। ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है बेटा। आपको कांस्टेंट समझने के लिए आपको ये सब समझना पड़ता है बेटा। जो मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, अभी भी मेरी एग्जाम्स है नेक्स्ट मंथ, मैं आपको एक ही चीज बता देता हूँ। हमारा जो बाहर वाली दुनिया है ना, वो वेरिएबल है। क्या है? कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना वो फिक्स होते हैं। कॉन्सेप्ट क्या होते हैं? क्योंकि कॉन्सेप्ट को फिक्स करना ही पड़ेगा बेटा, और बाहर का जमाना वेरिएबल है, इसलिए थोड़ा मिसमैच हो जाता है। बाकी कोई भी डिग्री करिए, कुछ भी करिए, मतलब ठीक है। तो तो क्या हुआ कि बाहर वाला वेरिएबल है और हमारा वाला फिक्स है। हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वो फिक्स है। जैसे हमने क्या बोला, हमने 100 करोड़ लगाया तो उसमें 50 की इनकम हुई और 50 रखा, 50 से फिर 50 की, ये कॉन्सेप्ट फिक्स है। लेकिन बाहर की दुनिया में ऐसा तो नहीं होगा आदित्य, अपन 50 लगाए और बोले 50 ही हो सकता है 40 भी हो सकता है 60 भी हो सकता है, क्योंकि बाहर की दुनिया वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, ये तो मैंने आपको बता दिया। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई, बस फॉरवर्ड एक्शन ये भी बता दिया, 1 अपॉन एमपीसी भी बता दिया, 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। ठीक है, हाँ। फुल एम्प्लॉयमेंट यहीं पे मैं आपको बताऊं, फुल एम्प्लॉयमेंट। हाँ, अब आप आ जाइए एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, बहुत ध्यान से सुनना। मैं आपको एक ही चीज़ एक बार याद कराऊंगा और उससे आपको सारे कॉन्सेप्ट एक ही बार में क्लियर होंगे बेटा। एम्प्लॉयमेंट के लिए मैं यहीं पे एक बार लिखना चाहूँगा, एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन कभी जीवन में नहीं भूलोगे, बस अगर ये 4 शब्द याद रख लिए तो बस। आप बस यहाँ पे देखते जाइएगा, सुनिएगा। ठीक है, इसको मैं कैसे बताऊं? इधर अगर मैं 4 बता देता हूँ, एबल टू वर्क, हाँ, विलिंग टू वर्क, एबल टू वर्क, एग्जिस्टिंग वेज रेट, हाँ ठीक है। सुनिएगा, सबसे पहले बेटा मैं आपको एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन बताता हूँ, पहले मुझे लिखने दीजिए और आप देख लीजिए मैं कैसे लिख रहा हूँ, फिर आप भले फोटो ले लीजिएगा या लिख भी लीजिएगा। सुनना, कभी नहीं भूलोगे क्योंकि ये जरूर आएगा ही आएगा, चाहे वो एमपी बोर्ड हो चाहे वो सीबीएसई हो। कब कहलाता है एम्प्लॉयमेंट या कब कहलाता है फुल एम्प्लॉयमेंट? सुनिएगा, पहला इसकी जो कीवर्ड है वो है विलिंग टू वर्क। क्या है बेटा? द फर्स्ट कीवर्ड इज विलिंग, विलिंग टू वर्क। आपकी काम करने की इच्छा होनी चाहिए, विलिंगनेस होना चाहिए। बोलो यस और नो। अब जैसे आपकी पढ़ने की इच्छा थी तो आप सुबह सुबह भी आ गए, बोलो। अब किसी की इच्छा नहीं होगी तो वो अभी भी सो रहे होंगे। ठीक है, तो विलिंग टू वर्क हो गया सर। विलिंगनेस बहुत जरूरी है, बिना विलिंगनेस के कुछ नहीं होता। इसके बाद सर सेकंड होता है एबल टू वर्क। क्या होता है बेटा? एबल टू वर्क, काम करने के लायक भी होना चाहिए। कई बार इच्छा है लेकिन काम करने के लायक नहीं है। लायक का मतलब आदित्य ये होता है कि हाथ पैर से सलामत होना, इसको कहते हैं एबल टू वर्क। क्या कहते हैं बेटा? एबल टू वर्क। क्या कहते हैं बेटा? एबल टू वर्क।
मुकुल आप आउट ऑफ द बॉक्स पूछ रहे हैं बेटा, ये पता नहीं बीसीए और ये सब, ये तो कॉमर्स का है बेटा। अभी आप, मुझे लगता है अगर क्लास अटेंड कर रहे हैं तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। चलो सुनिएगा बेटा, फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या जरूरी है? सबसे पहला विलिंग टू वर्क। पहला क्या था बेटा? विलिंग टू वर्क, काम करने की इच्छा होनी चाहिए बेटा। दूसरा होता है बेटा एबल टू वर्क, काम करने के लायक होना चाहिए, आपके हाथ पैर सलामत होना चाहिए। बोलो यस और नो? यस सर। अभी मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक ऐसी इलेक्ट्रिक व्हील चेयर आई है जिसको आप चला सकते हैं रोड पर। तो जो थोड़े हैंडीकैप्ड होते हैं ना, मैंने अभी बस मैं पेश ही आ रहा था कुछ दिन पहले, मैंने देखा बड़ी छोटी सी, आगे दो ऐसे हैंडल हैं और वो इलेक्ट्रिक जैसे चलती है, और जो जोमेटो इनकी डिलीवरी वो हैंडीकैप्ड कर रहे हैं। कितना अच्छा सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो गया, बहुत बढ़िया। उन लोग को भी बेरोजगार मिल गया, मतलब रोजगार मिल गया, मतलब एम्प्लॉयमेंट मिल गया। अच्छा, मतलब मेरे आगे चल, मुझे बहुत अच्छा लगा। पीछे व्हीलचेयर है, दो बड़े बड़े टायर्स हैं, और आगे उसको रेस देना है। उनके हाथ ठीक है बट पैर ठीक नहीं है, और पीछे उनका जोमेटो का बैग था। मुझे बड़ा अच्छा लगा यार। कल भी मैंने दो देखे, उसमें से एक तो दो गर्ल्स भी देखे। अच्छा, ये तो एम्प्लॉयमेंट का सोर्स हो गया उन लोगों के लिए। ठीक है, इसके बाद बेटा बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। विलिंग टू वर्क और एबल टू वर्क। विलिंग होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए, और दूसरा एबल टू वर्क होना चाहिए। इसके बाद अपन थर्ड की तरफ चलते हैं बेटा, विच इज कॉल्ड एग्जिस्टिंग वेज रेट। जो सामने वाला दे रहा है आपको उस पर मानना चाहिए एग्जिस्टिंग वेज रेट। एग्जिस्टिंग वेज रेट होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद बेटा चौथा, एग्जिस्टिंग वेज रेट का मतलब है जो मार्केट में चल रहा है उस पर आप स्वीकार करें। जैसे मार्केट में एक दिन में काम करने पे, लेबर की बात कर रहा हूं, 500 600 700 रुपए मिल जाते हैं। इसको हम बोलते हैं एग्जिस्टिंग वेज रेट। क्या बोलते हैं बेटा? एग्जिस्टिंग वेज रेट। ओके। चौथा होता है बेटा गेटिंग वर्क। क्या होता है बेटा? गेटिंग वर्क। काम मिल जाए तो उसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। मतलब चार चीजें एम्प्लॉयमेंट के लिए होती हैं: विलिंग टू वर्क, एबल टू वर्क, एग्जिस्टिंग वेज रेट, गेटिंग वर्क। विलिंग टू वर्क, काम करने की इच्छा। दूसरा एबल टू वर्क, काम करने के लायक होना। तीसरा एग्जिस्टिंग वेज रेट, जो वेज रेट होती है बेटा, वेज रेट उस पर आप स्वीकार करें। ऐसे नहीं मुझे तो इतने ही चाहिए, तो आपको कभी काम नहीं मिलेगा। जो वेज रेट मार्केट में चल रही है आपको वही करना पड़ेगा। चौथा गेटिंग वर्क। चौथा क्या हुआ बेटा? गेटिंग वर्क, काम मिल जाए, काम मिल जाए। ठीक है, यस और नो? आगे बढ़ते हैं बेटा। अब सुनिएगा, अरे पहले मैंने बोला था पहले देख लीजिए फिर आप आराम से नोट करिएगा। अब मैं आता हूं अनएम्प्लॉयमेंट पे। किस पे आता हूं बेटा? देख लीजिए ताकि आपको इजी रहे कि आपकी भी ट्रिक है बेटा। अनएम्प्लॉयमेंट में पहली वाली डेफिनेशन सेम, विलिंग टू वर्क। दूसरे वाला सेम, एबल टू वर्क। तीसरा वाला सेम, एग्जिस्टिंग वेज रेट। सर चौथा कुछ अलग है क्या? हाँ, डज नॉट गेट वर्क। डज नॉट गेट वर्क, काम मिल जाए तो एम्प्लॉयमेंट, काम ना मिले तो अनएम्प्लॉयमेंट। बाकी तीनों पॉइंट सेम है। मतलब सर अगर एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन आ जाए, स्नेहा क्या मैंने बोला, अगर एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन आ जाए तो एम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन वेयर द पर्सन इज विलिंग टू वर्क, एबल टू वर्क, एग्जिस्टिंग वेज रेट एंड गेटिंग वर्क। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन वेयर द पर्सन इज विलिंग टू वर्क, एबल टू वर्क, एग्जिस्टिंग वेज रेट, डज नॉट गेट वर्क। हाँ यार सर, तो काम बढ़िया हो गया। अपन तीन पॉइंट सेम लिखेंगे, चौथे में लिख देंगे गेटिंग वर्क और इसमें लिख देंगे डज नॉट। मतलब आदित्य, ये आज ये एम्प्लॉयमेंट है चाहे अनएम्प्लॉयमेंट है, विलिंग टू वर्क, विलिंग टू वर्क, एबल टू वर्क, एबल टू वर्क, एग्जिस्टिंग वेज रेट, एग्जिस्टिंग वेज। यहाँ लिखा है गेटिंग वर्क और यहाँ लिखा है डज नॉट गेट वर्क। बस चौथा पॉइंट ही अलग है, बाकी सब कुछ गौरव सेम है। मतलब एक बार काम किया तो गौरव अपने दो काम हो गए, एक बार याद करने पे दो काम हो गए। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन। सिचुएशन लिखेगा। हाँ, आप शुरुआत कैसे करेंगे? हम लोग जब बोर्ड्स की कॉपी चेक करते हैं ना, तो हम लोग कीवर्ड्स देखते हैं बेटा, क्योंकि बेटा कोई भी रट नहीं सकता ना। मैं पूरी बुक रट सकता हूँ ना आप, तो मैंने कैसे याद करिए? कीवर्ड से याद करिए। मैंने हर एक के बेटा कीवर्ड बना दिए, और कीवर्ड मैं कैसे बनाता हूँ आपको सिखाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं कैसे को कैसे बना, मैं चीज़ों को टुकड़ों, मतलब ब्रेक कर देता हूँ। खाना अपन टुकड़ों में खाते हैं ना, ब्रेकफास्ट करके आएंगे, लंच जाके करेंगे। लोग नहीं करके आए बेटा, थोड़ा बहुत। आप बोलते तो पोहा पार्टी करवा देते, बट अभी 12 बजने वाला है, अभी पोहा खाने से मतलब नहीं है। हाँ नीचे है, जो किसी ने पीछे से बोला दाल बाटी खिला दीजिए, अपना है नीचे होटल में। संडे स्पेशल होता है, दाल बाटी होती है वहाँ पे। चलिए बोलो, तो अपन टुकड़ों में खाना खाते हैं ना बेटा, बोलो यस और नो? तो बेटा ऐसे आपको कॉन्सेप्ट भी क्या याद करना है? टुकड़ों में याद करना है।
टुकड़ों। कोई भी डेफिनेशन बड़ी लगे ना, उसको थोड़ा थोड़ा सा ब्रेक ब्रेक करके याद करिए, थोड़ा सा करिए ब्रेक। मैंने कैसे इसके 4 बनाए बेटा, जब आप लिखेंगे लेकिन स्नेहा तो आप इसको कंबाइन करके लिखेंगे, मतलब 2 लाइन में आप इसको लिखेंगे। और बाकी कोई चीज लिखना तो पॉइंट में लिखिए, लेकिन इसको तो बेटा अपन कहते हैं कीवर्ड। ऐसे नहीं लिखना प्रभाव, ऐसे याद करना बेटा, लेकिन लिखना कैसे, लिखना आपको पैराग्राफ में ही है, और कोई हो तो उसको पॉइंट में लिख देना। तो क्या बोलेंगे, एम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन, एम्प्लॉयमेंट इज अ वेयर अ पर्सन, वेयर अ पर्सन। आप शुरू करिए अपना, विलिंग टू वर्क, दूसरा एबल टू वर्क, एग्जिस्टिंग वेज रेट does not get work, and unemployment is a situation where a person is willing to work and able to work at the existing wage rate does not get work। काम हो गया, बोलो ठीक है क्या? आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए सर, काम तो हो गया अपना, बिल्कुल बढ़िया हो गया बेटा। अनएम्प्लॉयमेंट के कुछ टाइप सीख लीजिए। द फर्स्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। पहला क्या हुआ बेटा, फ्रिक्शनल। फ्रिक्शनल का मतलब होता है बेटा ये हवाई बातें हैं। एक एग्जांपल, मैं एक जॉब पे था, अब मैं दूसरे जॉब पे स्विच कर रहा हूँ। जब आप दूसरी जॉब पे जाएंगे ना, मुझे आपको सिखाना बहुत कुछ है, लेकिन क्योंकि अपने पास समय का वो है, लेकिन बीच बीच में जो जरूरी होगा वो सिखाऊंगा, क्योंकि आपको भी पता है जहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले और आपको लग रहा है पे स्केल और आपका यहाँ पे समय बहुत हो चुका है, तो प्लीज जंप कर लीजिए। किसी को दुखी करके नहीं, अपना पूरा टेन्योर कंप्लीट करिए, 1 साल 2 साल सब कुछ पूरा, जैसे हमारे इसमें कहते हैं छोड़ना है तो सेशन कंप्लीट करके छोड़िए, वैसे आप भी करिएगा। अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ऊपर जाइएगा। तो जब आप दूसरी जॉब ज्वाइन करते हैं ना आदित्य, तो जब आप उसका फॉर्म भरते हैं, कहीं भी आप जाएंगे तो वो आपको फॉर्म देंगे, आपका नाम क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है। मेरे यहाँ पे आप पढ़े बिना रह नहीं पाएंगे आदित्य, गौरव और बाकी भी मेरे यहाँ अगर क्लास में बैठे हैं तो वो पढ़ाई के बिना बैठ नहीं सकता, इसलिए मैं नाम लेता रहता हूँ। कोशिश करिए अपन ध्यान दें। तो बेटा जब आप दूसरी जॉब पे जाएंगे ना, तो आपको एक फॉर्म देंगे। आदित्य क्या देंगे बेटा, फॉर्म। हमको भी देते हैं बेटा, जैसे मैं स्कूल ज्वाइन किया था तो मुझे फॉर्म दिया, आपका नाम क्या है, ये क्या है, वो क्या है, ये सब बाद में बताऊंगा कभी। लेकिन उसमें क्वेश्चन होता है कि आप कितने दिन में ज्वाइन करेंगे। तो अपने जैसा पर्सन होता है वो तो लिख देता है, मतलब वो किस पे टिक करता है, इमीडिएट ज्वाइनिंग। आप कल बोलो कल आने को तैयार हूँ। लेकिन बेटा कुछ लोग ऐसे होते हैं, यार मैं पुरानी जॉब से कर रहा हूँ, थोड़ा सा वहाँ का मेरे को चिंता, एक काम करिए मुझे 1 हफ्ते का गैप चाहिए, थोड़ा मैं घूम के आऊँगा और वापस आऊँगा और 1 हफ्ते बाद। तो वो लिख देते हैं विदिन 7 डेज। सगुन क्या लिखते हैं बेटा, विदिन 7। कई लोग विदिन 15 डेज लिखते हैं, और बेटा एजुकेशन में हमको 1 मंथ का नोटिस होता है, तो हम लोग लिखते हैं विदिन 1 मंथ। 1 मंथ भी लिखते हैं जैसी ऑर्गेनाइजेशन है। तो बेटा ये क्या कहता है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जब आप एक जॉब छोड़ रहे हैं और दूसरी जॉब को ज्वाइन कर रहे हैं, उसके बीच के जो पीरियड होता है उसको बोलते हैं अनएम्प्लॉय। वैसे वो कहते हैं ये अनएम्प्लॉयमेंट वाला पीरियड नहीं होता। एक एग्जांपल बहुत ध्यान से सुनना, मैंने 31 दिसंबर को एक जॉब छोड़ दी, 30 दिसंबर को 30 को छोड़ी, और बोला सर कितने दिन में आप ज्वाइन करेंगे, तो मैंने लिखा था 15 डेज में। मतलब मैं दूसरी जॉब, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन मीट कब ज्वाइन करने वाला हूँ, 15 जनवरी को। कब बेटा, 15 जनवरी। वो कहता है इसके बीच का जो आपने 15 दिन बिता दिए ना, आप इतने दिन बेरोजगार रहे, तो उसको क्या, कौन सा बेरोजगार कहेंगे, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। वैसे रियल लाइफ में इसको अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कहा जाता, बट क्योंकि आप कुछ ही नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं ना, 15 दिन की तो आपको कमाई मिलेगी नहीं बेटा। आपकी जो इस मंथ की भी सैलरी होगी वो सिर्फ 15 दिन की होगी बेटा, 15 जनवरी से 30 जनवरी 15 दिन की मिलेगी, फिर आप एक एक मंथ की सैलरी लेंगे। तो ये 15 दिन प्रभु अपन ने कुछ नहीं करा, तो बुक क्या कहती है, आप क्या हैं, बेरोजगार हैं। मतलब मैं अगर घूमने फिरने गया हूँ तो वो कहते हैं हितेश सर आप बेरोजगार हैं, भले आप घूम फिर रहे हैं, ऐसा है। तो इसको कौन सा इसलिए शब्द दे दिया अथर्व, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। कौन सा कह दिया बेटा, फ्रिक्शनल। फ्रिक्शनल जो रियल नहीं होता, फ्रिक्शनल होता है। दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट होता है स्ट्रक्चरल। क्या होता है बेटा, स्ट्रक्चरल। बहुत ध्यान से सुनना, स्ट्रक्चरल का मतलब होता है जैसा बॉस को चाहिए और जैसा सामने वाला है उसके बीच में मिसमैच हो जाना। एक एग्जाम्पल, होटल के लिए मैनेजर चाहिए, होटल के लिए क्या चाहिए, उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है आदित्य, होटल के लिए एक मैनेजर चाहिए। व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट, हाँ होटल मैनेजमेंट में क्या, अरे होटल मैनेजर है, कोई वो थोड़ी ना सब्जियां बनाएगा, वो तो शेफ बनाएंगे बेटा। मैं होटल मैनेजर के नहीं, कई बार भीड़ ज्यादा भी हो जाती है, कई बार क्या है, अरे व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन टू बिकम अ होटल मैनेजर, ग्रेजुएट नहीं, एमबीए किसने बोला, एमबीए होना चाहिए होटल मैनेजमेंट में, ये एक उसके लिए वो है। क्या दिव्यांशी सही बोला ना, दिव्यांशी ने सही बोला। तो बेटा होटल मैनेजमेंट में एमबीए होना चाहिए, बोलो यस और नो। लेकिन बेटा उसका होटल मैनेजमेंट में सिर्फ बीबीए है, तो क्या मेरा और उसका मैच होगा क्या,
ये मिसमैच हो रहा है इसलिए मैं किसी को रख नहीं पा रहा हूं, रख नहीं पा रहा हूं, मतलब ये हो गया स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट। द मिसमैच बिटवीन द नीड्स या द डिमांड ऑफ एम्प्लॉयर एंड द सप्लाई ऑफ एम्प्लॉय। द मिसमैच बिटवीन द डिमांड ऑफ एम्प्लॉय, मेरी डिमांड क्या है, एमबीए, उसका क्या सप्लाई है, बीबीए, क्या है, बीबीए, तो वो मिसमैच हो गया। दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। दैट इज व्हाट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। बोलो यस और नो। यस सर। ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद दूसरा सुन लीजिए, मैं सच बात बता रहा हूं, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। मेरे को ना सर काम करना ही नहीं है सर, मेरी इच्छा है, मैं काम करना ही नहीं चाह रहा हूं, उसको बोलते हैं वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। सब कुछ है, जॉब वॉब सब है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि काम ही नहीं करना है अब तो किसी के अंडर। दैट इज वॉलेंट्रीली अनएम्प्लॉय। वॉलेंट्रीली मतलब इच्छा अनुसार, इच्छा से बेरोजगार है। कई लोग होते हैं ऐसे जिद्दी, ऐसे होना नहीं चाहिए। कई लोग हमारे दूर दूर के रिलेटिव बोलते हैं यार इसको थोड़ा समझाओ, घर ही बैठ गया है। तो मैंने बोला क्यों, बोलता किसी के अंडर काम ही नहीं करूंगा। क्योंकि किसी के अंडर काम करने के लिए आपको बहुत पेशेंस चाहिए, दो बातें सुननी भी पड़ती हैं तो सीखनी भी पड़ती हैं, और करना ही चाहिए। हर एक को जॉब तो करना ही चाहिए। भले आपके पास अच्छा खासा बिजनेस हो, एक दो साल पहले जॉब करिए, आपको कॉस्ट कीमत पता चल जाएगी एक एम्प्लॉय बनने की। बोलते हैं ना, पुट योर सेल्फ इन टू द शूज ऑफ अदर। तो जब आप बॉस बनेंगे तो आपको एम्प्लॉय का शू पता रहेगा, मतलब एम्प्लॉय क्या चाहता है, ऐसा। तो इसलिए एक दो साल पहले जॉब करिए। जॉब में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, डिसिप्लिन आ जाता है। जैसे बॉस होगा तो बॉस बॉस के लिए कोई फिक्स टाइम होता है क्या, कभी 1 बजे, कभी 12 बजे आ गया, कभी 11, कभी तो छुट्टी कर दी। लेकिन बेटा एक एम्प्लॉय डिसिप्लिन रहता है, उसको ऑन टाइम पंच करना होता है, वरना उसकी सैलरी कट जाती है। तो डिसिप्लिन आ जाता है, सुबह उठना हो जाता है इस बहाने, ऐसा हो जाता है। क्यों लोकेंद्र, तो जॉब जरूर करिए बेटा, मजा आता है जॉब। हमें तो जब आपकी जगह पे इतना शौक होता था जॉब करनी है, फॉर्मल्स पहनना है, फॉर्मल्स पहन के जॉब पे जाना है, ये शौक रहता था। शौक रहना, हर चीज का शौक होना चाहिए आपको, ऐसे ठंडे ठंडे नहीं, शौक होना चाहिए, पैशन, वो चार्म होना चाहिए। जैसे मैं टीचिंग में, वो चार्म होना चाहिए ऐसा। वरना आज हमें बोला गया था कि नहीं आज नहीं लीजिए। और आज तो खैर बहुत व्यस्तताएं थी, बहुत व्यस्तताएं। एक पहले वर्ल्ड मेडिटेशन डे का प्रोग्राम था, अर्ली मॉर्निंग 6:30, वहाँ गया। उसके बाद ब्लड डोनेशन था, वहाँ गया, इसलिए 10-15 मिनट लेट भी हो गया। वहाँ से यहाँ आया, सोच रहा था अगर ये क्लास नहीं होती ना तो सारा काम रिलैक्स रिलैक्स होता, आराम आराम से जाता मिलता। क्योंकि वहाँ पे फिर मैंने बोला नहीं यार, बच्चों का आपकी एग्ज़ाम मतलब मेरी भी एग्ज़ाम, ऐसा समझ लीजिए। बढ़े आगे क्या प्रभव। यस सर। और बेटा जो मैंने आपको बताया, सच बात बता रहा हूँ बेटा, मैंने आपको 4 कीवर्ड बताए थे, एक बार मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं क्या, विलिंग टू वर्क, अनएम्प्लॉयमेंट के बताइएगा, हाँ, विलिंग टू वर्क, और दूसरा एबल टू वर्क, तीसरा एग्जिस्टिंग वेजेस, चौथा डज नॉट गेट वर्क। सुनना, विलिंग टू वर्क, एबल टू वर्क, एग्जिस्टिंग वेजेस, डज नॉट गेट वर्क, खत्म से। willing to work, able to work, existing wage rate does not get work, willing to work, able to work, existing wage rate does not get work। जो आज मिल जाए, बोलना एक बात बताते हैं, बोले क्या, willing to work, able to work, existing wage does not, बोले ये क्या था, बस मेरा काम हो गया तुझा, और क्या। हमारी मम्मी बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, लेकिन मैं ऐसे करना मुझे बहुत अच्छा लगता था स्कूल लाइफ में। तो मैं डिबेट करने आता था, अब 4-4 पेज के वो होते थे हिंदी में भाषण, तो उनको बिठा देता था और बोलते थे हिंदी तो वो समझ जाती, इंग्लिश उतना नहीं समझ। तो हिंदी मैं कहता था बस जहाँ मैं अटकूँ वहाँ बता देना, तो वो बैठी रहती थी 4 पेज लेकर। तो फिर मैं क्या करता था, वैभव अलग अलग, अच्छा आप उसके लिए आए इंडियन इकोनॉमी के लिए, बस आपको 5-10 मिनट रुकना पड़ा, ठीक है, ठीक है।
से जिनको मतलब अच्छा खासा, तो उन लिए। हाँ रुद्राक्ष, बेटा आगे बढ़ते हैं। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं और कंटिन्यू करते हैं बेटा आगे का। और सबसे पहले अपन आते हैं बेटा प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड पर। ठीक है बेटा, सबसे पहले मैं आपको इस पे ग्राफ समझाना चाहता हूं, और अगर अपन ग्राफ समझेंगे तो फिर अपन आगे की तरफ बढ़ पाएंगे। मैं आपको इसके पहले ग्राफ समझाना चाहता हूं, और ग्राफ आपने अच्छे से समझा तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सुनिएगा, कुछ कुछ चीज़ें मैं यही आपको बताना चाहता हूं। प्रभव और मीत बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा। सबसे पहले बेटा मैं आपको इक्विलिब्रियम लेवल पे समझाना चाहता हूं, सुनना बेटा। जो एडी का एडी एडी एग्रीगेट डिमांड का जो ग्राफ होता है वो ऐसा जाता है, एक 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 लेवल से अपवर्ड जाता है। दिस इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड। दिस इज व्हाट? एग्रीगेट डिमांड। इसके बाद बेटा जो नीचे जीरो से होता है विच इज कॉल्ड एग्रीगेट सप्लाई। क्या होता है बेटा? एग्रीगेट सप्लाई। यस और नो? यस सर। बीच को जहां पर हो जाते हैं बेटा हम लोग इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं बेटा? जसप्रीत क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। यस और नो? यस सर। सुनना, बहुत ध्यान से सुनना बेटा। एग्रीगेट डिमांड, ये एग्रीगेट सप्लाई इतना ही होना चाहिए और एग्रीगेट डिमांड इतना ही होना चाहिए। आदित्य आगे बढ़ते हैं बेटा। आप लोग सब से रिक्वेस्ट है, आप सिर्फ स्क्रीन पर और कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें, रिमेनिंग चीजें आप छोड़ दें बेटा। रिमेनिंग चीजें आप सब छोड़ दीजिए। ठीक, अपना एक लक्ष्य है, अपन एक लक्ष्य के लिए यहाँ पर आए हैं और अपन वो कंप्लीट करके जाएंगे। ठीक, बाकी आप दूसरी चीजों पे ध्यान मत दीजिए। आगे बढ़ते हैं। सुनिएगा, एग्रीगेट डिमांड बेटा एक लेवल से शुरू होता है, एग्रीगेट सप्लाई एक जीरो से शुरू होता है। ठीक है शगुन, आगे बढ़ते हैं बेटा। बेटा ये एक्यूरेट होना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है, मैंने बोला ना कि बेटा बाहर की लाइफ थोड़ी वेरिएबल है। आप सोचकर जाएंगे 50 लगाऊंगा और 50 मिलेगा, हो सकता है आदित्य उस 50 मिलने पे आपको 60 भी मिल सकता है, हो सकता है उस पर 40 भी मिल सकता है। बेटा एग्रीगेट डिमांड थोड़ी सी ज्यादा हो गई। क्या हो गई बेटा? ज्यादा हो गई। उसको आप कह दीजिए एग्रीगेट डिमांड 1। क्या कह दीजिए बेटा? एग्रीगेट डिमांड। बेटा ये जहां पे मैच करेगा उसको बोलेंगे न्यू इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे बेटा? न्यू इक्विलिब्रियम। बेटा ये सुनिएगा, इसको कहा जाता है जब ज्यादा हो गई ना बेटा, इसको कहते हैं एक्सेस डिमांड। क्या कहते हैं? और बेटा गैप को कहा जाता है इन्फ्लेशनरी गैप। कौन सा गैप बेटा? इन्फ्लेशनरी, इन्फ्लेशनरी गैप। यस और नो? ठीक, दूसरी सिचुएशन बताता हूं और दूसरी सिचुएशन हम लोग चेंज करते हैं। दूसरी सिचुएशन नीचे। अब हो सकता है बेटा, मैंने आपको अभी बोला बेटा मैं 50 सोच कर गया था, मैं 50 सोच कर गया था और मुझे मिले 40। क्या मिले बेटा? मतलब एग्रीगेट डिमांड ये बीच में होना चाहिए और आपका हुआ क्या? नीचे। क्या हुआ बेटा? नीचे। बेटा अब इक्विलिब्रियम यहां मैच करेगा, इसको आप बोलेंगे इन न्यू इक्विलिब्रियम, मतलब E2। क्या बोलेंगे बेटा? E2। यस और नो? यस सर। इसके बाद बढ़ते हैं बेटा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो बेटा इसको अपन बोलेंगे एग्रीगेट डिमांड 2। क्या बोलेंगे? एग्रीगेट डिमांड 2। ठीक है, और सुनिएगा इस इतने गैप को, सुनना अथर्व बेटा, मैंने इतना सोचा था ये नीचे आ रहा है, इसको आप बोलेंगे डेफिशिएंट डिमांड। क्या बोलेंगे बेटा? डेफिशिएंट डिमांड। और बेटा जो गैप होगा उसको बोलेंगे डिफ्लेशनरी गैप। क्या बोलेंगे बेटा? डिफ्लेशनरी गैप। मतलब बेटा सुनिएगा, अगर एग्रीगेट डिमांड इक्विलिब्रियम से ऊपर है तो उसको बोलेंगे एक्सेस डिमांड। क्या बोलेंगे बेटा? और गैप को बोलेंगे इन्फ्लेशनरी गैप। क्या बोलेंगे बेटा? और गैप के अगर नीचे है तो उसको बोलेंगे डेफिशिएंट डिमांड। क्या बोलेंगे बेटा? और बेटा गैप को बोलेंगे डिफ्लेशनरी गैप। क्या बोलेंगे बेटा? डिफ्लेशनरी गैप। यस और नो?
एक मिनट। बाय बच्चों, बाय बच्चों, बाय बेटा। चलिए आगे बढ़े क्या? यस बेटा। अगर आपने ये बढ़ते हैं बेटा। अगर आपने ये वाले ग्राफ को समझ लिया, आपने बहुत अच्छा कुछ समझ लिया। बोलो यस और नो। यस सर। चलिए सर आगे बढ़ा जाए। थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा। आगे बढ़ें क्या बेटा? इसी क्लास में होगा, इन्हीं के साथ होगा बेटा। बस मुझे लगता है 5-10 मिनट और लेंगे बेटा। बैठिए ना, बिल्कुल बैठिए बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बेटा सुनिए, मैंने आपको फुल एम्प्लॉयमेंट बता दिया बेटा। फुल एम्प्लॉयमेंट सुनिए, जहाँ पे इक्विलिब्रियम एक्चुअल में बन रहा था ना, मैं आपको सच बताऊं, अगर एक्सेस डिमांड होता है तो उसको ओवर एम्प्लॉयमेंट। बेटा ये वाला जो था ना, ये वाला जो फर्स्ट बनाया था, दिस इज कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट। ऊपर गए तो ओवर एम्प्लॉयमेंट, नीचे गए तो अंडर एम्प्लॉयमेंट। बोलो यस और नो। यस सर। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है बेटा, बस हार्डली मैं 5 से 10 मिनट और आपके लूंगा। ठीक है, की नेशन थ्योरी मैंने बता दिया था, डिमांड सप्लाई के इक्वल होना चाहिए। एक्सेस डिमांड मैंने बता दिया। एक्सेस डिमांड क्यों होता है बेटा? सारी चीजें इंक्रीज होने जब लग जाए उसको एक्सेस डिमांड बोलते हैं। और डेफिशिएंट डिमांड में इन इंक्रीज के आगे डिक्रीज लगा दीजिएगा, बाकी आपका पूरा का पूरा काम एज इट इज हो जाएगा। बोलो डेफिशिएंट डिमांड में देख लीजिए, देख लीजिए, जहां इंक्रीज था वहां डिक्रीज था। आपका आपकी जो स्टडी है ना, वो हमें स्मार्ट स्टडी चाहिए। क्या चाहिए बेटा? ठीक है, आगे बढ़ें क्या? आगे बढ़ें। यस सर। इसके बाद बेटा और आगे बढ़ते हैं। बूम रिसेशन, ये तो आपके खैर वो हैं पॉलिसी मेजर्स, ठीक है। टैक्सेस, बट मैं वो बताना चाहता हूँ कि इनको ठीक कैसे किया जाए, मतलब इन्फ्लेशनरी गैप को और डिफ्लेशनरी गैप को। ठीक है, मेजर्स टू करेक्ट टैक्सेस को इम्पोर्ट। ठीक है, ठीक है। पब्लिक डेफिसिट, ठीक है, ठीक है। क्वांटिटेटिव बैंक रेट, ठीक है। हम्म, ठीक है। मैं टैक्सेस आपको बताता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अपन इस पर आते हैं। ठीक है बेटा, अभी मैंने आपको बताया दोनों में ही प्रॉब्लम है बेटा। एक्सेस डिमांड में भी प्रॉब्लम है और डेफिशिएंट डिमांड में भी प्रॉब्लम है बेटा। एक्चुअल में इक्विलिब्रियम जो होता है वो फुल फ्लेजेड है बेटा, मतलब एग्रीगेट डिमांड ऐसा, एग्रीगेट सप्लाई ऐसा, और दिस इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। बेटा यहां से अगर ऊपर जा रहा है तो भी प्रॉब्लम, यहां से नीचे जा रहा है तो भी प्रॉब्लम। अगर बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है बेटा तो उसको भी आपको करेक्ट करना है, बहुत ज्यादा नीचे जा रहा है तो उसको भी आपको करेक्ट करना है। ठीक है, मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं बेटा और आपको बताता हूं फिस्कल टू रेवेन्यू, बट मुझे एग्जैक्ट वो चाहिए। डेफिशिएंट डिमांड वाला तो आ गया, ठीक है, मतलब ऊपर वाला एक्सेस डिमांड वाला है। ठीक है, सुनिएगा बेटा, जब कोई चीज बहुत एक्सेस चल रही है, कोई चीज क्या चल रही है बेटा? एक्सेस। लोग जरूरत से ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, आपको एक चीज की जरूरत है और आप उसको दो की डिमांड कर रहे हैं। बोलो आगे बढ़े क्या? आप उसको और कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे बेटा? वहां पर टैक्स को बढ़ा देंगे। टैक्स को क्या करेंगे बेटा? एक एग्जाम्पल के तौर पे देता हूं बेटा, आपको एक चीज चाहिए और आप दो चीज लेकर आते हैं। अगर मैंने टैक्स बढ़ा दिया, क्या आप नीचे आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। आप, ये इक्विलिब्रियम है, आप एक्सेस डिमांड पर हैं। अगर मैंने टैक्स बढ़ा दिया, अगर मैंने क्या कर दिया, तो आप नीचे आएंगे कि नहीं आएंगे? आप सोचेंगे टैक्स ज्यादा भरना पड़ता है, जरूरत है उतने ही डिमांड करो, तो आप नीचे आ जाएंगे। यस और नो? लेकिन अब डेफिशिएंट डिमांड में तो मैं टैक्स बढ़ाऊंगा कि टैक्स कम करूंगा? कम करूंगा बेटा, ताकि आप इक्विलिब्रियम पर आ जाएं। समझ में आया? तो एक्सेस डिमांड में जो टैक्स बढ़ता है, डेफिशिएंट डिमांड में सेम वही टैक्स क्या होता है बेटा? कम हो जाता है। देखो लिखा है रिड्यूस द रेट ऑफ एग्जिस्टिंग टैक्स। जो वहां पे पड़ेगा वो यहां पे रिड्यूस हो जाएगा। गौरव और आदित्य सिर्फ यहां ध्यान दीजिए।
हमने जब इतना समय देकर यहाँ आए हैं तो हमें तो कदर होनी चाहिए समय की। हम अगर यहाँ पे आके वही करें जो घर पे कर रहे थे तो फिर आने का इतना मतलब ही नहीं रहा। इतना आपने एक आध घंटा लगाया होगा, रेडी हुए होंगे, गाड़ी से आए होंगे, तो अपना आना यहाँ फ्रूटफुल हो बेटा। आगे बढ़ते हैं बेटा। उसके बाद और आगे बढ़ा जाए बेटा। इसके बाद टैक्स तो मैंने आपको बता दिया बेटा। टैक्स, पब्लिक बोरोइंग, बेटा पब्लिक बोरोइंग में इशू करेंगे। हाँ बेटा, गवर्नमेंट जो क्या करेगी, गवर्नमेंट पे अपने एक्सपेंडिचर को क्या करेगी, कम करेगी। क्या करेगी बेटा, कम करेगी। पब्लिक वर्क के प्रोग्राम कम करेगी। ठीक है, हाँ यहां पर देख लीजिए बेटा, देख लीजिए टैक्स, टैक्स क्या किया जाएगा, लगाया जाएगा। टैक्स क्या किया जाएगा, एक्सेस में कि डेफिशिएंट में, एक्सेस में। बेटा मैं एक्सेस पे चल रहा हूं तो टैग लगाया जाएगा ना, विल, तब मैं नीचे आऊंगा। क्योंकि बेटा आना हर एक को कहां पर है, इक्विलिब्रियम पे। कहां पर है बेटा, इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, और बेटा यहां पे मैंने क्या बोल दिया, रिड्यूस। और आगे बढ़ते हैं बेटा। जो पब्लिक का डेट है, पब्लिक का क्या है बेटा, उसमें सिक्योरिटी इशू की जाएगी। सिक्योरिटी क्या की जाएगी बेटा, मैं अगर ऊपर चल रहा हूं तो मैं यहाँ पे सिक्योरिटी को और दूंगा, गवर्नमेंट और दूंगा, पब्लिक को किस क्या दूंगा बेटा, और दूंगा। मतलब शेयर्स को और बेचा जाएगा, शेयर्स को और इशू किया जाएगा, मतलब इशू किया जाएगा। सर यहाँ पे क्या करा जाएगा बेटा, यहाँ पे इशू, यहाँ पे भी इशू बोल रहा है, बट यहाँ पे बेटा परचेस किया जाता है। यहाँ पे क्या किया जाता है, परचेस। जब आप नीचे चल रहे हैं ना बेटा, इस पे परचेस किया जाता है, और ऊपर पे क्या किया जाता है, सेल। क्या किया जाता है बेटा, जब एक्सेस है तो सेल, जब नीचे है तो परचेज, नीचे है तो परचेज। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं बेटा। डेफिसिट फाइनेंसिंग तो ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल किया जाएगा, न्यू करेंसी के लिए कंट्रोल किया जाएगा। जब आप एक्सेस में है तो न्यू करेंसी को क्या किया जाएगा, कंट्रोल। और यहाँ पे न्यू करेंसी को कंट्रोल नहीं किया जाएगा और इशू की जाएगी। क्या की जाएगी बेटा, इशू। बेटा हम नीचे हैं तो इशू करेंगे कि कंट्रोल करेंगे, वापिस बोलता हूं बेटा सुनिएगा। जब आप नीचे हैं, नीचे डेफिशिएंट डिमांड पे हैं, तो आप नई करेंसी इशू करेंगे कि कंट्रोल करेंगे, इशू करेंगे ताकि लोग ऊपर आ जाएं। जब आप ऊपर हैं तब नई करेंसी को इशू करेंगे कि कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल करेंगे ताकि लोग नॉर्मल नीचे आ जाएं। बोलो आगे बढ़े क्या, यस सर। इसके बाद बेटा गवर्नमेंट का तो ठीक है, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर पे ध्यान देगी, और यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने बोला एक्सपेंडिचर पे ध्यान देगी। मॉनेटरी पॉलिसी सुनिएगा बेटा, जब एक्सेस डिमांड होगी, क्या होगी बेटा, एक्सेस डिमांड, बैंक रेट और जितने भी रेट है उनको कम बढ़ा दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा बेटा, बढ़ा दिया जाए। द बैंक रेट इज इंक्रीज्ड। जब आप एक्सेस डिमांड पे तो बैंक रेट को क्या किया जाएगा, इंक्रीज। क्या किया जाएगा, जब डेफिशिएंट डिमांड पर है तो इस बैंक रेट को क्या किया जाएगा, डिक्रीज। क्या किया जाएगा, डिक्रीज। ओपन मार्केट ऑपरेशन में मैंने अभी बताया था परचेज और सेल होता है। गवर्नमेंट बेटा एक्सेस डिमांड में सोल्ड करती है। क्या करती है बेटा, यहाँ पे जब थे तो एक्सेस गवर्नमेंट क्या करेगी, सोल्ड करेगी। क्या करेगी बेटा, सुनो ना, जब जरूरत से ज्यादा मार्केट ऊपर चल रहा है तो बेचूंगा कि खरीदूंगा, बेचूंगा। जब नीचे चल रहा है तब खरीदूंगा कि बेचूंगा, नीचे चल रहा है तो सस्ते में खरीदेंगे। बोलो यस और नो। आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद यहाँ पे सीआरआर और एसएलआर, जब अगर एक्सेस डिमांड होगा तो बढ़ाया जाएगा, डेफिशिएंट डिमांड होगा तो कम किया जाएगा। बोलो यस और नो, यस सर। इसके बाद मार्जिन रिक्वायरमेंट, बेटा जब एक्सेस डिमांड होगा तो मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ाया जाएगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट, और जब डेफिशिएंट डिमांड होगा तो मार्जिन रिक्वायरमेंट कम करा जाएगा। मॉरल सुएशन है तो एक्सेस डिमांड में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लगाया जाएगा और डेफिशिएंट डिमांड में लिबरल किया जाएगा, लिबरल। मैं उम्मीद करता हूं आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट और मॉरल सुएशन आता होगा। कोई एक ऐसा जिसको मार्जिन रिक्वायरमेंट पता ही नहीं है सर क्या होता है, क्लास में ऐसा कोई बैठा है जिसको मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है पता नहीं? बता देता हूँ एक बार के लिए, नहीं भी पता हो तो सुन लीजिए। आपने 80 लाख का लोन लिया है तो सिक्योरिटी जो आपको बैंक को देनी पड़ेगी वो ज़्यादा की देनी पड़ेगी कि कम की देनी पड़ेगी? मैंने 80 लाख का लोन लिया है तो मुझे कुछ तो कुछ रखना पड़ेगा, तो जो रखूंगा वो 80 लाख से ज़्यादा होगा कि कम होगा? ज़्यादा। तो बैंक ने बोला सर 1 करोड़ की आपकी कुछ रखवाना पड़ेगा, तो मैं 80 लाख का आपको लोन दे पाऊंगा बेटा। यस और नो? संदीप सही बोल रहे हैं ना बेटा? जब एक्सेस डिमांड चलती है, लोग ज़रूरत से ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं बेटा, ये गैप को बढ़ा दिया जाता है। ये गैप को क्या कर दिया जाता है, शायद बैंक बोल दे आपको 3 करोड़ रुपए रखने पड़ेंगे क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं बेटा। तो लोगों को लेवल पे आने के लिए बेटा, जो एक एग्जाम्पल के तौर पे कोई अगर बच्चा, पेरेंट का अगर कोई बच्चा ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा जाता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए स्ट्रिक्ट किया जाता है कि लिबरल किया जाता है? तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट कर रहे हैं। लेकिन कोई बच्चा बिल्कुल भी एकदम बिल्कुल लूज रहता है, ज़्यादा इंटरेक्टिव नहीं है, तो उसको लिबरल किया जाएगा कि स्ट्रिक्ट किया जाएगा? लिबरल। थोड़ी गैदरिंग में ले जाया जाएगा, थोड़े दोस्तों के बीच रखा जाएगा कि तो थोड़ा सा एक्टिव हो जा। मतलब जो डेफिशिएंट डिमांड है उसको नॉर्मल आने के लिए हो सकता है मैं ऐसा बोलूँ, डेफिशिएंट डिमांड में आप 85 लाख की सिक्योरिटी रखा दीजिए,
ये डेफिशिएंट डिमांड में होगा। और जब मैं स्ट्रिक्ट बन रहा हूँ मतलब मैं एक्सेस डिमांड में जा रहा हूँ। किस में जा रहा हूँ? क्योंकि जो ज़रूरत से ज़्यादा चल रहा है उसको अपने को नीचे लाना है, जो नीचे चल रहा है उसको थोड़ा ऊपर लाना है। बोलो यस और नो? यस सर। ठीक है, इसी के साथ आपका चैप्टर ये वाला होता है ख़त्म।